हेलो स्टूडेंट्स, आप सब देख रहे हैं केमिस्ट्री विद केके सर। और कैसे हैं सभी? अच्छे हो? कल हम जैसे पढ़ा बेटा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर कोर्स पढ़ा था, उसको हमने लास्ट पढ़ा था औसत दर और तात्कालिक दर के बारे में ना। अब ये है कि हमने ये पढ़ लिया कि सर अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, कि सर अभिक्रिया उत्पाद के साथ निर्भर करता है, किस प्रकार निकालते वो चीज़ हम सबने पढ़ ली थी। अब आगे आज एक बात से स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि कोई A प्लस बी यानी कोई क्या है बेटा अभिकारक, ये किसमें चेंज हो रहा है बेटा? उत्पाद, किसमें? उत्पाद के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3A ये 2B तो किसमें बदल रहा है? C और D यानी आपके उत्पाद के अंदर बदल रहा है। ठीक है, 6C और 5D के अंदर। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक उत्पाद के आगे जो ये नंबर्स लिखे हुए बेटा ये कहलाते हैं आपके रस समीकरण विधि गुणांक। क्या कहलाते हैं बेटा? ये आपके सारे क्या कहलाते हैं? रस समीकरण विधि गुणांक। ठीक है, अब आपको इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो कल हमने ये बात की थी कि जो अभिक्रिया का वेग है तो उत्पाद और अभिक्रिया के सांतर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया रेट निकालने में रेट यानी अभिक्रिया का वेग। तो पहली चीज तो अभिकारक में जो हमने पढ़ा हुआ है, और अभिकारक जब भी हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा? माइनस डेल ए अपॉन डेल ये लिखते हैं। एक ऐसा हो सकता है, एक हम इसमें भी निकालते हैं माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो उत्पाद की बात करते हैं तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, हमने कल बात की। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डेल सी अपॉन डेल टी, और एक आपका हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो हमने यही कल बात की थी कि सर अभिक्रिया का वेग हम कैसे निकालेंगे? भाई अभिकारक है तो वहां पर हमें क्या लगाना है? एक्स्ट्रा माइनस लगाना है, और बाकी उत्पाद को पहले से लिखना है ना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ये होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 और होगी समीकरण नंबर 3 और होगी समीकरण नंबर 4। अब मैं एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो आपको एक चीज दिमाग में बैठा देना कि जहाँ रस समीकरण में गुणांक है उन रस समीकरण में गुणांक का क्या करना? आप इन सब में आपको भाग लगाना। क्या लगाना? आपको इनके अंदर भाग लगाना। जैसे हमने बात की थी कि यहाँ 3 था, है ना, अभिकारक A की बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 था, तो आप इसका भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ पे लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/6, और यहाँ लगाओगे तो 1/5। तो बेटा ये आपकी इस प्रकार क्या लिखोगे? अभिक्रिया का वेग लिखोगे। कैसे लिखोगे? पहले ध्यान देना कि मेरे को अभिक्रिया की सांद्रता लिखनी है तो पहले तो एक्स्ट्रा माइनस लगूंगा, और उत्पाद सांद्रता को माइनस से लगता नहीं है, और किसी चीज मुझे क्या करना है कि जितने भी 10 समीकरण में गुणांक दे रखे हैं आपके यहाँ पर, आपको उन सबको अपने उनके अंदर क्या लगाना है? भाग लगा देना है। ठीक है, तो इन समीकरण नंबर हम 1, 2, 3 और 4 से हम क्या निकाल सकते हैं? रेट निकाल सकते हैं। और अगली बात इंपोर्टेंट बात है कि समीकरण नंबर जो 1, 2, 3, 4 है इन सबसे बेटा रेट क्या आएगा? आपका सेम ही आएगा। यानी इन सभी से आपकी जो रेट है, रेट मतलब बेटा समझिए ना, रेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्या आएगा? सेम है। इस बात का सभी ध्यान। ठीक है, रेट सब इन सबसे सेम ही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। कुछ 2-4 पॉइंट निकालता हूं, आपको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज तो हमने पढ़ा कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग जो किस चीज पर निर्भर करेगा? हमने जो जैसे इसी बात करते हैं, मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, अभिक्रिया का वेग जो है किन पर निर्भर करेगा? A, B, C या D पर निर्भर। मेरी बात छोटा उस रिएक्शन में, क्योंकि A भी तो क्या था? आपका अभिकारक था, और C D क्या आ गया? आपका उत्पाद हो गया। ठीक है, तो यानी A, B, C, D पर निर्भर करता है। हम ऐसे करते हैं कि अभिक्रिया में A, B, C, D द्वारा निकाल सकते हैं हम, ऐसा है ना, जैसा A, B, C या D द्वारा निकाल सकते हैं। तो निर्भर वाली बात को बेटा भी आगे पढ़ेंगे, निकाल।
पहली चीज हमें ये ध्यान रखने की अभिकारक हम किससे निकाल सकते हैं, ए बी सी या डी द्वारा निकालेंगे, अभिकारक या उत्पाद दोनों से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने कही कि जब भी हम अभिक्रिया का वेग लिख रहे हैं तो अभिकारक के हम क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा माइनस हमें लगाना है, याद रखना हमें क्या लगाना, अभिकारक के साथ एक्स्ट्रा माइनस लगाना है। यानी हम लिखेंगे अभिकारक में रेट यानी वेग, अभिकारक में रेट यानी वेग निकालते समय एक्स्ट्रा माइनस जरूर लगना। तो ये बातें याद रखना कि जब भी आप अभिक्रिया का वेग लिखोगे और अगर आप अभिकारक की क्षमता के ऊपर लिख रहे हो तो हमें ध्यान रखना वहां हमें क्या करना, एक्स्ट्रा माइनस लगाना। क्यों लगाना है हम कल लास्ट वाली क्लास में हम देख लिया है, और जिस बच्चे को नहीं पता है, जो भी सेकंड क्लास से स्टार्ट करो बेटा एक बार जरूर फर्स्ट क्लास देखकर ही, लेक्चर नंबर पहला देखकर ही आगे की स्टार्ट करें, क्योंकि आगे से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला हमेशा लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करना। तीसरी बात जो भी हमने जस्ट अभी की थी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे रस समीकरण मिति जो थे, रस समीकरण मिति जो गुणांक थे उनका क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तीन बातें हमने अभी सीखी। पहली जो हमने कहा कि भाई अभिक्रिया को हम ए बी सी या डी द्वारा निकाल सकते हैं, जो भी हमने रिएक्शन लिखी थी अभी। ठीक है, 3a + 2b 6c + 5d बनाया था हमने। ठीक है, अगली चीज हमने बोला कि जब भी हम अभिक्रिया में रेट निकालते समय हम क्या करेंगे, इसका माइनस जरूर लगाएंगे। और तीसरी बात है कि जब रस समीकरण मिति गुणांक दे रखे हैं तो उनका हमें क्या करना है, उनका उस अभिकारक के अंदर बेटा है ना, अभिकारक उत्पाद उन सबके अंदर क्या करना है, भाग लगाना। ठीक है, अगली बात हम करते हैं कि जैसे अगर मैंने आपको बोला था कि जो ये रिएक्शन थी अपनी 3a + 2b से हमारा बनना था 6c + 5d। अब आपको अगर बोले जाए कि बेटा यहाँ जो अभिकारक है ये तो क्या हम जानते हैं, हमने कल ही बात की थी कि t टाइम 0 पर क्या होता है, अभिकारक 10 मान लिया था हमने और उत्पाद में 0 मान लिया था। लेकिन जैसे समय प्रारंभ हुआ यानी रिएक्शन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, रिएक्शन स्टार्ट हुई मतलब अभिकारक तो कम होगा, इसकी दर तो कम होगी, इसकी दर बढ़ेगी, वृद्धि होगी। तो अगर मैं आपको अगर पूछ लूं यहाँ पर कि आपका जो ये a है इसके घटने की दर क्या है, a की घटने की। ठीक है, और अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो आपका ये c है, c के उत्पादन की दर, तो बेटा उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूर तो अभिक्रिया का वेग आपने बोला a की घटने की दर पूछ ली और c के उत्पादन दर पूछ ली, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे, हमने पढ़ा कि सर दर वगैरह जो वेग होता है अभिक्रिया का हम कैसे लिखते हैं, सीधा हम लिखते हैं सर यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/3 कर लेंगे, है ना। बेटा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नहीं देना है, वो भाग कब होगा जब आप क्या लिखोगे, अभिक्रिया का वेग लिखोगे। अगर आप अभिक्रिया का वेग नहीं लिख रहे हो और आपको सिर्फ पर्टिकुलर ए का ही पूछ रहा है कि ए की घटने की दर, बी के घटने की दर, सी के उत्पादन की दर और डी के उत्पादन, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है वही करना है, वही माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, ये हमें करना है। और यहाँ उत्पादन हम जानते हैं माइनस लगता है नहीं, तो डेल सी अपॉन डेल टी। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी अभिकारक के घटने की दर या जो उत्पाद है उसके उत्पादन की दर जब भी लिखोगे तो आप क्या लगाओगे, रस समीकरण मिति गुणांक नहीं का भाग नहीं लगाओगे, सिर्फ भाग कब लगाओगे जब आप अभिक्रिया का वेग लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ तो सबको बात समझ में आई, कोई दिक्कत। रस समीकरण मिति गुणांक का भाग किसमें देने की आवश्यकता नहीं होती है, जब आप सिर्फ अभिकारक के घटने की दर लिख रहे हो या उत्पाद के बढ़ने की या वृद्धि होने की दर को लिख रहे हो या उत्पादन की दर लिख रहे हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तो सभी को। चलो आगे चलते हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि चैप्टर में आगे धीरे बढ़ते हैं। चैप्टर बेटा स्टार्ट हो गया और बहुत ही अच्छा चैप्टर बेटा, आराम से आप इसमें अच्छे से नंबर लेके आ सकते हो। इसमें कुछ बातें फिक्स होती है। ठीक है,
आपको फिजिकल केमिस्ट्री पे इतना लोड नहीं लेना, सबसे पहले ये चाहिए। फिजिकल बहुत अच्छा, आराम से नंबर चाहिए और समझने बहुत आसान है, ठीक है। हाँ बस ये कि अपन इसको थोड़ा मैथ्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे जो हैं सब यही चीज सोचते हैं। देखो बेटा, पहली चीज तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो बिना प्रैक्टिस से तो कुछ होने वाला है, ठीक है। और 12 बोर्ड में हो आप, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। और इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम कहते हैं ना पहली बार कोई चीज देखते तो मतलब मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी बात देखते तो 1 नहीं 2 3 4 बार देखो तो अपना आपको चीज क्लियर हो जाएगी, समझ में आने लग जाएगी आपको, ठीक है। तो चलो आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर में। हमने कल कहा था कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक इसके अंदर, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, देखो सबसे पहला कारक हम पढ़ेंगे कि आपके अभिकारक की प्रकृति के बारे में, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे अभिकारक की प्रकृति, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट होता है अभिकारक की प्रकृति का। एक चीज समझना, जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि NaCl की प्रकृति क्या है, आयनिक यानी कैसे क्या है, प्लस और माइनस में टूट जाएगा, ये Ag प्लस और माइनस में टूटेगा, ये इनको जो बंदे टूट जाएंगे, प्लस माइनस साथ तो माइनस प्लस साथ जुड़ेगा, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आसानी से क्या बन जाएगा, NaNO3, एक तो बन जाएगा हमारे NaNO3 और एक क्या बन जाएगा हमारे पास AgCl, ये हमने पढ़ी हुई देखी, ठीक है। और बहुत ईजी, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज समझना, ये NaCl जो था इसको हम अगर पानी के अंदर मिलाएं तो आपने देखा हुआ पानी के अंदर डालते ही ये फटाफट मिल जाता है, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, प्लस माइनस आयंस पे टूट जाता है, ठीक है। ये कितने टूट जाता है, आयंस पे टूट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया क्या है, आयनिक अभिक्रिया, ठीक है, आयनिक अभिक्रिया है। और जैसे आपने NaCl को पानी के अंदर डाला तो फटाफट क्या हुआ, जल्दी से वो उसके बंध टूट गए, यानी ये अभिक्रिया कैसी होगी, तीव्र होगी, अभिक्रिया तीव्र होगी, यानी किस पे डिपेंड हुआ, अभिकारक की प्रकृति पे डिपेंड हुआ। दूसरी जगह हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपने पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ, छोटे थे तब भी पढ़ा था आपने, कि मैं अगर 3H2 प्लस N2 की अगर रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 2NH3, ठीक है। अब यहाँ पर जो HH के जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर जो HH के बॉन्ड है और आपका N ये क्या होता है बेटा, ये जो टूटेगा तो ये इनके बंध का धीरे धीरे टूटेगा, कारण क्योंकि इनमें कौन सा बंध पाया जाता है बेटा, सहसंयोजक बंध, कौन सा है बेटा, सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अगर इनके बंध धीरे धीरे टूटेंगे, ठीक है, तो इनकी प्रकृति कैसी है, ये सहसंयोजक अभिक्रिया, ठीक है। और सहसंयोजक अभिक्रिया है तो इनके बंध जल्दी नहीं टूटेंगे, जैसे जिस प्रकार आयनिक अभिक्रिया के बंध टूटे थे वैसे इसके बंध नहीं टूटेंगे, ये धीरे धीरे ब्रेक होंगे यहाँ से, तो धीरे धीरे टूटेंगे तो बनेंगे भी धीरे धीरे। तो यानी ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कैसी होगी बेटा, स्लो होगी, यानी धीमी, कैसी होगी, धीमी। तो यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं कि हमने कहा कि अभिकारक की प्रकृति और अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, कैसे करता है, यदि अभिकारक आयनिक प्रकृति के हो, यदि अभिकारक आयनिक प्रकृति के हो तो वो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तेज होगा, क्योंकि वो अभिक्रिया क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें, यदि अभिकारक सहसंयोजी प्रकृति का हो, यदि अभिकारक सहसंयोजी प्रकृति का हो तो वहां जो अभिक्रिया होगी वो स्लो होगी, यानी वो अभिक्रिया कैसी होगी, धीमी प्रकार की होगी, ठीक है, यानी धीमी गति से होगी, यानी इनका अभिकारक जो होगा इसका धीमा आएगा और ये फास्ट हो जाएगी। तो देख लो अभिकारक की प्रकृति अभिकारक वेग को प्रभावित किया कि नहीं किया, ये तो अभिक्रिया फास्ट होती है, कारण क्योंकि इसके अभिकारक कैसे आयनिक प्रकृति के हैं और ये अभिक्रिया धीमी हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये अभिकारक कैसे है, सहसंयोजी प्रकृति, ठीक है। सहसंयोजी प्रकृति बंध धीरे धीरे टूटेगा, आयनिक प्रकृति जल्दी टूट जाते हैं, हमने बात की थी जैसे NaCl की, जैसे उसे हमने पानी में डाला तो जल्दी से फटाफट पानी के अंदर घुल जाता, विलय हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभिक्रिया की प्रकृति, तो आपको तो लिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके मैं 2-3 बातें लिख देते हैं अपन। मैंने बोला
कि अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिकारक की प्रकृति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, अब कैसे करता देखो, हमने भी बात की कि यदि अभिकारक आयनिक प्रकृति का हो, यदि अभिकारक आयनिक प्रकृति का हो तो अभिक्रिया कैसी होगी बेटा? तीव्र होगी। तो अभिक्रिया कैसी होगी? तीव्र गति से। तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, यदि अभिकारक सहसंयोजी प्रकृति का हो तो अभिक्रिया धीमी गति से हो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये अभिकारक की प्रकृति आपको पेपर के अंदर आ जाएंगे। अभिकारक वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो आपको मान लो ऐसा नहीं कि सारे दे दे, हो सकता है कि 3-4 दे दे। ठीक है, फिर आपको पूछ लेना बताओ, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल को छोड़ना। ठीक है, एग्जाम्पल दोगे तो थोड़ा एग्जाम में भी अच्छा लगता है। फिर इसमें आपको ये लाइन लिख देंगे, बस हो जाती है। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। बता दो उसको, दूसरा कारक हम लेते हैं इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसका असर हो कौन सा कि मान लो ये एक डस्टर, ठीक है, अब ये डस्टर है, अब इसके ऊपर कोई भी कण चिपके, ठीक है, तो कहाँ चिपकेंगे? इसके ऊपर वाले सरफेस पे, नीचे इधर हो, है ना, ऐसे चिपकेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वहाँ डस्टर था, इस पे ये कण चिपकेगा, ठीक है, ऐसे चिपकेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ये। अगर मैं क्या करूँ बेटा, इसको अगर इसको मैं क्षैतिज रूप में यहाँ से काट, ठीक है, क्षैतिज रूप में काटूंगा, यानी कहते हैं 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो 2 टुकड़े ऐसे हो जाएंगे, एक टुकड़ा तो ये ऐसे हो जाएगा, एक टुकड़ा मान लो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब अलग अलग हो गए, तो कण अभी यहाँ पर ऐसे चिपकेंगे, ठीक है, इस पे चिपकेंगे, इसके भी। अब आप देखो कण के चिपकने कहाँ पर ज्यादा होगी? यहाँ से इस पे थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि हमने क्या बढ़ाया? पृष्ठीय क्षेत्र पर बढ़ा दिया। तो जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्र पर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया के लिए जो सतह है वो बढ़ जाएगी, अभिक्रिया के लिए सतह बढ़ जाएगी, तो वेग भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वेग भी, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखे इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, है ना, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया के लिए उपलब्ध सतह बढ़ जाएगी। अभिक्रिया के लिए उपलब्ध सतह बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बढ़ाया बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उपलब्ध सतह बढ़ जाती है, और जैसे ही उपलब्ध सतह बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है ना। क्योंकि आप लोग समझना इस बात को कि हमारा जो डस्टर था पहले, तो इस पे जो कण थे ऊपर नीचे दाएं चिपक रहे थे। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको क्षैतिज रूप में काटा, अलग कर दिया, तो ऐसे एक तरह से 2 सरफेस बन गए, यानी सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब अभिक्रिया करने की
जो सतह है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि पहले तो सिर्फ यहाँ ही हो रहे थे, अब दोनों पे होंगे, है ना। तो सतह बढ़ गई, तो सतह बढ़ने का मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है बेटा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप परिशिष्ट बिंदु को बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा। दूसरी पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, अभिक्रिया की प्रकृति, यानी अभिक्रिया का आयनिक प्रकृति होगा तो अभिक्रिया का वेग तीव्र होगा, तेज गति से होगी अभिक्रिया। और यदि सहसुरी प्रकृति के होंगे अभिकारक तो फिर अभिक्रिया का जो वेग होगा वो धीमा होगा, ठीक है, यानी धीमी गति से होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्रकाश की तीव्रता। कुछ अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, कुछ प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, हमने छोटी क्लासों से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने रिएक्शन देखी होगी, H2, ये जो रिएक्शन है ये मतलब क्या होता है बेटा, सूर्य के प्रकाश के अंदर होती है, इसको क्या सूर्य का, ठीक है, सूर्य का। अब जो समझना कि ऐसा क्या होता है कि इससे सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया क्या वेग पर क्या डिपेंड पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा एक चीज समझ, जैसे हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है, सो स्टूडेंट्स जो किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास थोड़ी रुक गई थी, है ना, तो वापस क्लास स्टार्ट करते हैं, मेल से करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेटा अभिक्रिया का वेग प्रभावित करने कारक के अंदर तीसरा कारक प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं। तो तीव्रता के बारे में बात करते हैं, कुछ अभिक्रिया ऐसे होती है जिनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो सूर्य के प्रकाश में होती है, जैसे हमने अभिक्रिया पढ़ी हुई है कि H2 और यदि Cl2 की अभिक्रिया कराना, इसके लिए बेटा सूर्य के प्रकाश, तो क्या बनता है हमारा 2H2, ठीक है। अब बात थोड़ा ध्यान रखना कि सूर्य का प्रकाश क्या है बेटा, एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश का बेटा एक विद्युत चुंबकीय तरंग। और हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं, ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं या बंडल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये ऊर्जा के पैकेट से बंडल क्या कहलाते हैं बेटा, आपके फोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं। तो अब थोड़ा सा चीज ध्यान रखना कि यदि अगर मैं तीव्रता को बढ़ाऊं, ठीक है, तीव्रता बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेंगे, आपके फोटोन बढ़ जाएंगे, ये आपके फोटोन बढ़ गए। फोटोन बढ़े मतलब फोटोन के अंदर क्या थी बेटा, एनर्जी थी, तो एनर्जी भी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो आपकी जो अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझना, जैसे हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो फोटोन बढ़ जाता है, फोटोन में वृद्धि होती है और ऊर्जा में वृद्धि होने से आपके अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इस चीज को बेटा आपको आपकी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको आज बोला था कि बेटा नॉलेज बहुत जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपकी चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। अब इसको आप रट के चले जाओगे, पेपर मान लो एक चीज भूल गए करेंगे तो आप वहां पर पीछे रह जाओगे, है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार अभिक्रिया को प्रभावित करती है, तो आपको कॉन्सेप्ट करना चाहिए। अभिक्रिया किस प्रकार अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। रटने से अच्छा बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि बेटा जैसे आप 12th से आगे जाओगे स्टडी करने लगोगे, जो बच्चे IIT नेट जेईई की तैयारी करेंगे और कुछ बच्चे जैसे कॉलेज में जाएंगे, BSc वगैरह करेंगे, MSc करेंगे, टीचिंग लाइन में जाएंगे, तो बेटा वहाँ 11th 12th का बहुत ज्यादा महत्व है बेटा, क्योंकि सीधी बात है नींव कमजोर होगी तो मकान मजबूत नहीं बन पाएगा, है ना। थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान दें और बहुत ही फोकस के, जैसे बेटा आप कभी देखना फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो केमिस्ट्री के, मान लो सेकंड ग्रेड के पेपर हो साइंस के, आप देखना उनमें 11th 12th का बहुत अच्छा मैटर होता है। तो आपको अभी से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और कोई मुश्किल नहीं बेटा, आराम से अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन रिवीजन जितना उतना दो। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ दिया रट के बैठ के, नहीं, उसके रिवीजन करो। आपने जैसे यूँ है कि आपने जैसे आज चैप्टर पढ़ लिया, मैंने आज जो मैंने क्लास पढ़ाई आपने पढ़ ली, अब आपको पता समझ में अभिक्रिया का प्रभावित करने का एक थे, ठीक है। मान लो अभिक्रिया की जो प्रकृति थी, पृष्ठ क्षेत्र था, यह प्रकाश की तीव्रता थी, तापमान, उत्तेज, जो भी यहाँ आगे पढ़ेंगे ये सब थे। तो आपको इनके बारे में खुद को कितना आता है, कितना आप समझे, तो उसे बिना देखा देख बेटा एक बार अपनी रफ कॉपी आपकी नोटबुक बनाओ, कॉपी करो, लिखो उसके अंदर
फिर देखो कि आपने कौन सी चीज भूल गए, कौन सी चीज रह गई और कैसे रही, है ना। ये चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी और रिवीजन करते रहो एक एक चीज को, जितना रिवीजन। हाँ लोग अभी क्या टॉपिक को प्रयास करें कॉलेज में अगला अपन बात होती है कुछ तरह को नहीं करता, बट इस सेक्टर में हम आगे जरूर पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि होता क्या है कि कोई भी रिएक्टर को फोटो बनने के कम से कम मिनिमल एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी होती है आपकी क्या होती है, सेकेंड ऊर्जा कहलाती है ना। तो उस पर क्या करता है, इस सेकेंड ऊर्जा में कोई परिवर्तन करता है, इसके परिवर्तन से अभिज्ञा का वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हम आगे ये और चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे सेकेंड ऊर्जा की, वहां और अच्छे से वो और ढंग से समझेंगे। दूसरी बात, तापमान की बात करें तो फैक्ट से ये पता चलता है कि किसी अभिक्रिया का वेग का तापमान का 10 सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है बेटा, दुगुना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा आपके अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने कारक खत्म होकर समाप्त होती है, और सारे इंपोर्टेंट हम पढ़ लिए हैं। तो बेटा ये सब चीजें आपको बिना दिक्कत के खुद को आनी चाहिए, है ना। तो आप जो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आराम से पढ़ें और रिवीजन जितने हो सके उतना रिवीजन करें, ठीक है। और जो बच्चे भी सो रहे हैं, सोच रहे क्या हो जाए धीरे धीरे, बेटा भाग जाए अभी से लग जाए। और बेटा जो आपके माता पिता जो आपसे उम्मीद लगाए रखते हैं, ठीक है, तो उस उम्मीद को आप जरूर खरा उठें। आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है। एक बार समझ में आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, चौथी बार बेटा जरूर आएगा, है ना। जितना उसके उतना रिविजन, 1 2 3 4 बार जितने रिविजन करोगे, जितना रिविजन करोगे उतना सीखोगे, ठीक है। तो इसी आशा उम्मीद सब मैं सोचता हूँ कि आप सब पढ़ें, और बाकी जो क्लास है हम कल वापस अगली क्लास पढ़ेंगे, जैसे हम ब्रेक नियम वगैरह कुछ और इस टॉपिक में आगे की इंपॉर्टेंट बातें और हम सब पर जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय।